तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका लेक्चर नंबर 6 ऑफ सी प्रोग्रामिंग फ्रॉम स्क्रैच। और आज वैसे तो मैं एरेज से शुरू करना था, बट उससे पहले थोड़ा सा एक टॉपिक बहुत ज़रूरी है। आज का जो टॉपिक है वो है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दो फंक्शंस होते हैं, एक कैलॉग एक मैलॉग। दोनों के बारे में आपको बताएंगे, फ्री के बारे में बताएंगे, और फिर अगले लेक्चर में हम डायरेक्टली एरेज पर आ जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने ओपन कर लिया है अपना आईडीई। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे कोड लिखने से पहले हमेशा की तरह पेंट खोलेंगे। एंड इफ़ यू वांट कि मैं ग्राफिक्स टैबलेट खरीद लूँ, आपको वैसा करके पढ़ाऊँ, तो यू कैन डोनेट मी इफ़ यू वांट। आइदर जस्ट लाइक एंड सब्सक्राइब, तो उससे भी काफ़ी हेल्प मिलती है। अच्छा, अब ये है हमारी मेमोरी, हमेशा की तरह डब्बा। अभी क्या करना है, अभी देखना है कि मेमोरी एलोकेशन कैसे होता है। तो पॉइंटर्स, तो देखिए पॉइंटर्स हमने जस्ट पिछले लेक्चर्स में पढ़ा। तो पॉइंटर्स क्या होते हैं? ऐसे वेरिएबल्स जो कि एक मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे होते हैं। वो भी कुछ नहीं होते, वो भी बस एक मेमोरी एड्रेस ही होता है जो कि स्टोर्ड होता है हमारी मेमोरी में। ठीक है, और यहाँ पे ये एड्रेस स्टोर्ड होगा तो ये इस लोकेशन को पॉइंट करने लगेगा, कुछ ऐसा। ठीक है, तो ये था पॉइंटर्स के बारे में। अब देखते हैं कि अगर जब मेमोरी एलोकेट होती है तब क्या होता है। तो जाहिर सी बात है, इंटीजर होगा तो 4 बाइट में आएगा, 32 बिट का इंटीजर होता है। कैरेक्टर होगा तो एक ही बाइट में आ जाएगा, वैसे ही। और जैसे कि अगर हम बाद में स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं, तो स्ट्रक्चर्स में जैसे एक इंट और एक कैरेक्टर है, तो उसके लिए 5 बाइट मेमोरी एलोकेट होगी, है ना। तो डायनेमिकली जब भी हम मेमोरी एलोकेट करते हैं, हम या फिर कंपाइलर ये देखता है कि ये डेटा टाइप कितना मेमोरी लेता है, उस हिसाब से एलोकेट करना चाहिए। वो आपसे टाइप पूछता है। बट अगर आप उसे टाइप नहीं बताते हैं, एक बिना टाइप के यानी वॉइड वॉइड तरीके से आप मेमोरी एलोकेट करते हैं, तो आप कितने भी बाइट की मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था बेसिस मेमोरी एलोकेशन का। आप किताब में पढ़ेंगे, बहुत लंबे चौड़े में लिखा होगा, उसको आपको पढ़ के समझने में समय लगेगा। उसका सार इतना ही होता है बेसिकली। ठीक है, तो अभी आ जाते हैं कोड पे। फिलहाल क्या करेंगे, फिलहाल करते ये हैं कि एक इंटीजर वेरिएबल बनाते हैं, इंट ए इज इक्वल्स टू 10। अब एक बनाते हैं पॉइंटर वेरिएबल, इंट स्टार बी इक्वल्स टू एम्परसेंड ए। ये ए को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, अच्छी बात है। अब इसे प्रिंट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि वैल्यू प्रिंट हो गई है। पॉइंटर वेरिएबल की मैंने वैल्यू प्रिंट की थी, तो यहाँ पे 10 प्रिंट हो गया है। अच्छी बात है। तो सपोज यहाँ पे तो मैंने a इक्वल्स टू 10 लिख दिया, मगर अगर मुझे रन टाइम पे एक इंटीजर वेरिएबल के लिए स्पेस एलोकेट करनी है मेमोरी में, तो मैं एक फंक्शन यूज करूंगा। इसका नाम है malloc। पहले तो malloc लिखेंगे, malloc। आई थिंक वो stdlib में नहीं, बट malloc.h में होता है। तो हमने malloc लिखा। तो आप इसका सिग्नेचर देख सकते हैं, ये एक वॉइड पॉइंटर रिटर्न करता है। वॉइड पॉइंटर का मतलब ये हुआ कि उसे नहीं पता कि ये किस डेटा टाइप को पॉइंट कर रहा है, ये बस एक पॉइंटर। ठीक है, इसमें सिर्फ एक एड्रेस आएगा, उसे ये नहीं पता कि कितने बाइट्स आगे स्किप करने हैं ताकि मुझे पूरा एक एड्रेस मिल जाए। और ये इनपुट में लेता है साइज, साइज इन बाइट्स। ठीक है, तो साइज अंडरस्कोर टी जो होता है, अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं, ये देखिए, तो ये जो साइज टी है, साइज टी एक्चुअली एक अनसाइंड इंटीजर है। ठीक है, तो बस ये सिर्फ पूछ रहा है कि इसका साइज मुझे कितने बाइट्स एलोकेट करने हैं। इट इज इन बाइट्स। ठीक है, तो अब जैसे इंटीजर होता है 4 बाइट का, तो मैं यहाँ पे 4 लिख दूंगा डायरेक्टली, कोई दिक्कत नहीं है। इसने मुझे रिटर्न किया एक वर्ड स्टार टाइप का पॉइंटर। तो अगर मैं सी स्टार इक्वल्स टू ये करता हूँ, क्या मुझे यहाँ पे एरर मिलेगी? एक बार कंपाइल करके चेक करते हैं। अच्छा, फिलहाल मुझे एरर नहीं मिला, बट आइडियली मिलना चाहिए था। शायद कंपाइलर ने इंटरनली कुछ रिजॉल्व किया हो। मॉडर्न कंपाइलर्स बहुत सी ऐसी चीज़ें कर देते हैं जो कि यूज़र पुराने ज़माने में करता था। अब तो खैर काफ़ी कुछ मॉडर्न कंपाइलर्स खुद ही कर देते हैं। तो अब एक काम करते हैं, इसको टाइपकास्ट कर देते हैं इंट स्टार पे। ठीक है, और इसका महत्व क्या है आप ये समझ लीजिए। सबसे पहले इसका महत्व ये है कि अगर मैंने यहाँ पे इंट स्टार का पॉइंटर दिया है, तो और ये 4 बाइट का है, तो ऑब्वियसली इसमें एक ही इंट स्टोर होगा। पर अगर मैं कैरेक्टर स्टार के साथ 4 देता, इसका मतलब इसमें 4 कैरेक्टर स्टोर हो सकते हैं। इस ये जो मेमोरी मैंने 4 बाइट एलोकेट कर दी है ना यहाँ पे, सपोजिटली ये 4 मैंने एलोकेट कर दिए हैं, तो
इंट है तो ये पूरा ले लेगा, लेकिन अगर कैरेक्टर होगा तो वो ये ले सकता है, ये हिस्सा भी ले सकता है। इसको समझ लीजिए ये +1 हो गया, ये +2 हो गया, ये +3 हो गया, तो ये एक तरीके से एरे ही बन रहा है। ठीक है, तो यहीं से एरे पे आना है हमें। तो आप ये बहुत ही क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। अच्छा, तो अब हमने अपने पॉइंटर को कास्ट कर दिया है इंट स्टार में। हम क्या करेंगे कि स्टार सी इज इक्वल्स टू 20 कर देंगे। तो ये जो नई मेमोरी लोकेशन एलोकेट हुई है इसमें वैल्यू आ जाएगी 20। ठीक है, तो ये करके देखते हैं। परफेक्ट, ये चल गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम एड्रेसेस भी प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो वैल्यू है ए और हमको प्रिंट करना है एड्रेस ए का जो कि बी है। और यहाँ पे वैल्यू तो हमें ऑब्वियसली पता है कि क्या है, दैट्स 20। और एड्रेस क्या है, एड्रेस होना चाहिए सी। तो लेट्स सी कि हुआ क्या। तो आप ये देख सकते हैं कि जो मैंने स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर किया उसका एड्रेस है 6422028। काफ़ी कम है। और ये अगर ये लेट्स से दिस इज 6.4 मिलियन, दिस इज 11 मिलियन एड्रेस में, है ना। तो ऐसा क्यों है ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो नया हमारा इंटीजर का एड्रेस एलोकेट हुआ है ये है किसी ऐसी लोकेशन पे जिसका एड्रेस ये है। अब इन दोनों में इतना बड़ा डिफरेंस क्यों, ये भी बताता हूँ आपको। ये होता है स्टैक वर्सेस हीप मेमोरी की वजह से। इस टॉपिक पे हम बहुत डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा उद्देश्य यहाँ पे सी लैंग्वेज सीखना है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन या मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन नहीं, वो कभी और सीखेंगे, पर अभी हम सी लैंग्वेज सीख रहे हैं। तो शॉर्ट में बता देता हूँ कि क्या होता है। हमारी ये जो मेमोरी है, अब ये मेमोरी नहीं रही, अब हम इसे दूसरी तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। मेमोरी कुछ ऐसी हो जाएगी। और मेमोरी के दो हिस्से होते हैं, एक होता है स्टैक का हिस्सा, एक होता है हीप का हिस्सा। तो जो हम स्टैटिक वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, इंट इक्वल्स टू 10, बी इक्वल्स टू जो भी है कुछ भी है, वो ये सब स्टैक मेमोरी में स्टोर करता है, एक के ऊपर एक ऐसे स्टैक करके। वैसे तो कहीं पर भी हो सकता है, चाहे यहाँ हो जाए चाहे यहाँ हो जाए, बट मेमोरी इस फॉर्म में होती है, स्टैक के फॉर्म में। और जो हीप मेमोरी वाला हिस्सा होता है वो कुछ ऐसा हीप के फॉर्म में होता है। अगर आपने ये सारे टर्म्स नहीं सुने, स्टैक, हीप और ये जो मैं कुछ बना रहा हूँ, आपने अगर ये सब कुछ नहीं सुना तो कोई बात नहीं, डरिए मत। और कंप्यूटर साइंस का ही हिस्सा है, आप आगे आगे जैसे सब्जेक्ट को पढ़ेंगे आपको चीज़ समझ में आएंगी। तो ये जो हीप मेमोरी है यहाँ पे वो कहीं पे एड्रेस होगा 11 लाख समथिंग जो भी था, और जो मेरा 6 लाख वाला एड्रेस है वो यहाँ पे होगा, है ना। तो क्या होता है कि स्टैक और हीप मेमोरी कुछ इस तरीके से ग्रो करते हैं। अब मैं स्टैक में चीज़ें अगर डालता जाऊंगा तो वो ये इस तरीके से ऊपर ग्रो करेगा, और हीप में चीज़ें डालता जाऊंगा तो वो इस तरीके से नीचे ग्रो करेगा। और ये हमारा ये जो हिस्सा है, इतना हिस्सा ऑपरेटिंग सिस्टम ने हमको दे रखा है कि जाओ तुम, जो तुम्हारा प्रोग्राम है, हमारा प्रोग्राम क्या है आप देख सकते हैं, हमारा प्रोग्राम है base.exe, जो कि कंसोल रनर डॉट एक्सी नाम के प्रोग्राम के अंदर एग्जीक्यूट हो रहा है। कंसोल रनर डॉट एक्सी ने हमारा ये base.exe का मेन कॉल किया है। ये सारी चीज़ें भी हमने पहले दूसरे लेक्चर में डिस्कस की हैं कि कैसे कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, फिर कैसे कैसे कॉल होता है। हेलो वर्ल्ड लिखते हैं तो हेलो वर्ल्ड क्या होता है, हेलो वर्ल्ड लिखना कितनी बड़ी बात होती है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने हमें इतना हिस्सा दे रखा है कि तुम्हारा ये जो base.exe है या फिर कंसोल रनर डॉट एक्सी है वो इतने हिस्से में ऑपरेट करेगा। ठीक है, तो मेमोरी कुछ इस तरीके से होती है, इसीलिए इन दोनों वैल्यूज में इतना बड़ा डिफरेंस है। ओके, तो ये हो गया मैलॉक। अब क्या हुआ कि हमने रिटर्न कर दिया, बट ये जो इतनी मेमोरी थी ये अभी भी सी इसको पॉइंट कर रहा है। फिलहाल सी का तो स्कोप खत्म हो गया है, बट वो होगा क्या कि ये जो मेमोरी होगी ये और कोई इसे एक्सेस नहीं कर पाएगा या फिर एलोकेट नहीं कर पाएगा दोबारा, इसका यूज खत्म हो गया है तब भी। तो हम लोग क्या करते हैं, जब इसका यूज खत्म हो जाता है तो हम लोग करते हैं फ्री, और वो पॉइंटर उस लोकेशन का जिस मेमोरी को हमें फ्री करना है, तो हम इसको दे देंगे सी। तो ये इस हिस्से को, ये जो हमारा ये मेमोरी लोकेशन है, इसको फ्री कर देगा दूसरे यूज के लिए। अगर कोई दूसरा इंसान एलोकेट करना चाहता है एक इंटीजर, तो उसको भी ये मेमोरी मिल सकती है। पहले नहीं मिल सकती थी क्योंकि हमने पकड़ कर रखा था उसे, बट अब मिल सकती है क्योंकि हमने फ्री कर दिया है। ठीक है, तो ये होता है मैलॉक और फ्री। अब एक फंक्शन होता है कैलॉक। तो कैलॉक कहाँ पे आता है, कहाँ पे फिट होता है, वो जान लेते हैं। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर इंक्लूड करेंगे include नो कैलॉक। सो कैलॉक भी आई गेस मैलॉक के अंदर ही होता है। तो हम यहाँ पर करेंगे ऐसा कुछ, int star d इज इक्वल्स टू, पॉइंटर को खास करना बहुत जरूरी है। अब हम लिखेंगे कैलॉक।
तो आप कैलॉग का भी सिग्नेचर देख सकते हैं। ये भी एक पॉइंटर रिटर्न करता है वॉइड पॉइंटर मैलॉग की तरह, बट ये इनपुट में लेता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स विद द साइज ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। और ये कंटिग्यूअसली एलोकेट करेगा उन एलिमेंट्स को, ठीक है। तो मुझे अभी फिलहाल तो एक ही वेरिएबल चाहिए, सिर्फ एक ही लोकेशन चाहिए, क्योंकि एरेस पे अभी हम आए नहीं हैं। 90% आ चुके हैं, बट 100% जब आएंगे तब हम एरेस भी कैलॉग से डिक्लेयर करेंगे। मैलॉग से भी एरे डिक्लेयर कर सकते हैं, बट कैलॉग इज अ बेटर ऑप्शन, क्योंकि वो हमें एक्सप्लिसिटली बताता है कि एलिमेंट का साइज और कितने एलिमेंट्स होने चाहिए। सपोजिटली मुझे 10 इंटीजर्स चाहिए या फिर 10 इंटीजर की एक एरे चाहिए, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली 10 लिख दूंगा, या फिर यूजर इनपुट का कोई वेरिएबल, इनपुट साइज ऐसा कुछ वेरिएबल होगा वो लिख दूंगा। फिलहाल एक चाहिए तो एक लिख रहा हूँ। सेम काम मुझे कैलॉग में करना, सॉरी मैलॉग में करना होता तो मैं यहाँ पे लिखता 40, क्योंकि मुझे 4 बाइट के 10 स्पेसेस चाहिए। और मैं पहचानता कैसे कि मुझे 4 बाइट स्किप करना है, वो मैं पहचानता इससे, जो ये मैंने टाइपकास्ट किया है ना, इससे पहचानता। ठीक है, समझ गए आप लोग? वेरी गुड। तो जहां जहां पे सी है वहां वहां पे हम लोग डी कर देते हैं और देखते हैं जादू। सी के साथ डी को भी फ्री करना पड़ेगा। तो ये देखिए गाइज, डी में वैल्यू आ चुकी है 20, डी का एड्रेस हमें मिल चुका है, ये है इस मेमोरी में कहीं पे हीप में। एंड दैट इज इट फॉर टुडे गाइज। वापस आ जाते हैं। तो आज हमने सीखा डायनेमिक मेमोरी कैसे एलोकेट करते हैं। डायनेमिक मेमोरी जो ये एलोकेट हो रही है वो कहाँ रिजाइड करती है, वो मेमोरी के हीप वाले हिस्से में रिजाइड करती है। और हमने सीखा कि मैलॉक, कैलॉग और फ्री का क्या यूज़ होता है, और मैं सीखा कि एरेज जब हम बनाएंगे, डिक्लेयर करेंगे, तो हमें क्या यूज़ करना है। मैं कैलॉग यूज़ करना है, मैलॉक भी कर सकते हैं, बट कैलॉग इज अ बेटर ऑप्शन। तो होपफुली आपको लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दीजिए, इससे हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है लाइक करने से। और सब्सक्राइब तो ऑब्वियसली कर ही दीजिए, 10 लोग से और करवा दीजिए। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑन एरेज। बहुत बहुत थैंक यू सो मच हूएवर इज वॉचिंग। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं गाइज, बाय बाय।